guys, very warm welcome on this YouTube channel. I am Usha Yadav. लास्ट वीडियो लेसन में हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के बारे में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किए कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट होगा, एटीपी सिंथेस काम करेगा, एटीपी का सिंथेसिस होगा। ठीक है, हमने पढ़ा कि किसी NADH के अंदर एक NADH से 2.5 ATP मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे, FADH2 के ऑक्सीडेशन से 1.5 मॉलिक्यूल का हमें यहाँ पर गेन होता है। अब हम बात कर लेते हैं जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज हो रहे हैं प्लस उनके इनहिबिटर और कपलर के रिगार्डिंग। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सबसे पहली चीज, कॉम्प्लेक्स 1 के अदर नेम से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने पहले कहा था कॉम्प्लेक्स 1 का एक स्टैंडर्ड नाम हमने क्या रखा है, NADH डिहाइड्रोजिनेज हम इसे कहते हैं। सबसे पहला नाम इसका क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो इंटरमीडिएट यूज हो रहा है दैट इज NADH। ठीक है, दूसरा इसका नाम है NADH कोएंजाइम रिडक्टेज। कोएंजाइम रिडक्टेज क्योंकि इसमें कोएंजाइम यूज हो रहे हैं हमारे। NADH डिहाइड्रोजिनेज और यूबिक्विनिन ऑक्सीडो रिडक्टेज भी इसका नाम है। ठीक है, तो ये अदर नेम्स भी आपने याद रखने हैं। अगर इस कॉम्प्लेक्स 1 की बात करें, इट इज द लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सबसे एनलार्ज ये कॉम्प्लेक्स होता है, 45 सब यूनिट्स का ये बना होगा। अब ये जो 45 सब यूनिट्स है बेसिकली कॉम्प्लेक्स 1 है, ये क्या है, एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से भी आ रही है और न्यूक्लियर डीएनए से भी आ रही है। तो 45 सब यूनिट का ये बना होता है जिसमें 7 सब यूनिट इसकी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की वजह से सिंथेसाइज होती है एंड 38 सब यूनिट्स के लिए न्यूक्लियर डीएनए कोड करता है। ठीक है, यानी इन 45 सब यूनिट्स में 7 माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की वजह से बनी है और 38 न्यूक्लियर डीएनए से बनी है। इसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप भी यूज होते हैं जिसमें फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड प्लस में फेरस हमारा FES कॉम्प्लेक्स इसमें यूज होता है जिसमें 8 मॉलिक्यूल है। FES क्लस्टर के 8 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। ट्रांसपोर्ट किसे करेगा, NADH से इलेक्ट्रॉन को लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेने वाला है और उनको कोएंजाइम Q को ट्रांसपोर्ट करता है, इसीलिए इसका नाम NADH कोएंजाइम रिडक्टेज भी लिखा गया है। ठीक है, 4 प्रोटॉन पंप करेगा, यानी कि एक बार अगर कॉम्प्लेक्स 1 हमारा काम कर रहा है तो उसकी एक्टिवेशन की वजह से हमारे पास 4 प्रोटॉन का पंपिंग होता है फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ फॉर द क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स 1 सबसे लार्जेस्ट होने के साथ साथ ये एपोप्टोसिस यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ के अंदर भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, जब सेल आपकी प्रोग्राम सेल डेथ के लिए जाती है तो कॉम्प्लेक्स 1 उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर आपने माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे पढ़ा है तो आई एम श्योर उससे आप फेमिलियर होंगे। कॉम्प्लेक्स सेकेंड जिसको सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट या सक्सिनेट Q रिडक्टेज भी कहा जाता है, इट इज मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट्स ओनली, जिसमें मेनली जो न्यूक्लियर डीएनए है उसी से यहाँ के फॉर्मेशन के लिए सारी की सारी हमारे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की फॉर्मेशन के लिए वो कहाँ से आती है, न्यूक्लियस से ही आती है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का इसकी सिंथेसिस में फॉर्मेशन में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता। एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप इसमें फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड यूज होता है प्लस FES क्लस्टर यूज होता है, बट इसमें सिर्फ एक ही यूनिट है FES प्रोस्थेटिक ग्रुप की। इसके एक्टिवेशन की वजह से कोई प्रोटॉन पंपिंग नहीं होता। कॉम्प्लेक्स 3 की बात करें, यूबिक्विनोल साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज और कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेज इसके अनदर नेम्स है। इसमें 11 सब यूनिट्स होती है जिसमें 1 फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड 10 फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन आएगी। इसमें एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप एक हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसी हीम ग्रुप में हमारा साइटोक्रोम C होगा एंड 2 यहाँ पे यूनिट होती है FES क्लस्टर की। ठीक है, 4 प्रोटॉन को ये पंप करेगा, यानी कि जब कॉम्प्लेक्स 3 काम करेगा तो ये Q साइकिल से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है एंड देन उनको ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम C को, और इसके एक्टिवेशन की वजह से 4 प्रोटॉन का पंपिंग होता है फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टुवर्ड द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस।
कॉम्प्लेक्स 4 जिसे साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कहा जाता है, इसमें 13 सब यूनिट्स होती हैं, 3 फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड 10 फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए। हीम ग्रुप प्लस, इसमें कॉपर प्रेजेंट है एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, और इसके एक्टिवेशन से 4 प्रोटोन पंप, नहीं ये गलत लिखा हुआ है, 2 प्रोटोन को एक्चुअली पंप करता है। टोटल मिला के हमारे 10 प्रोटोन पंप होता है वो बाय द एक्टिवेशन ऑफ दिस NADH, और FADH2 की वजह से 6 प्रोटोन का पंप होगा। क्लियर। कॉम्प्लेक्स 5 जिसे एटीपी सिंथेस कहा जाता है, इट इज मेड अप ऑफ 17 सब यूनिट, 2 माइटोकॉन्ड्रियल होती है और 15 न्यूक्लियर डीएनए, F नोड F1 पार्टिकल का बना होता है और रोटेटरी इन नेचर है, और इसमें एक चैनल फॉर्मिंग कैपेबिलिटी होती है, चैनल होती है जो बेसिकली प्रोटोन को ट्रांसफर करती है फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टुवर्ड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, एज द रिजल्ट एटीपी का सिंथेसिस होता है। ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपसे अदर नेम से भी क्वेश्चन आता है, सब यूनिट से भी क्वेश्चन आता है, ये भी पूछा जाता है कि कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप किस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब बात करते हैं अनकपलर और इनके इनहिबिटर की। दो तरीके के एजेंट आप पढ़ोगे, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली कर क्या रहा है, एटीपी का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। इसका बहुत सारे इसके सिग्निफिकेंस होते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अनकपलर इनहिबिटर के बारे में पता है तो आप किसी भी तरीके के इंसेक्ट के इन्फेस्टेशन को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आप उसको उस अनकपलर या इनहिबिटर को एज ए इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हो, फंजीसाइड यूज कर सकते हो, या कोई और बायोलॉजिकल एजेंट की तरह यूज कर सकते हो टू कंट्रोल दी पॉपुलेशन ऑफ एनी इंसेक्ट जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अनकपलर और उसके इनहिबिटर के बहुत सारे बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होते हैं, सो इसीलिए इनका एक थोड़ा सा आइडिया होना बहुत जरूरी है। अब डिफरेंस क्या है अनकपलर में और इनहिबिटर में। देखो इनहिबिटर इन चारों कॉम्प्लेक्स में कहीं भी काम करेगा। कॉम्प्लेक्स 1 पर भी आपका इनहिबिटर काम कर सकता है, कॉम्प्लेक्स 2 पर भी, क्यू साइकिल के इनहिबिटर भी होते हैं, NADH के इनहिबिटर होते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 के इनहिबिटर होते हैं। अनकपलर कैसे काम करते हैं, कोई भी अनकपलिंग एजेंट होता है वो डिसोसिएट करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, कि उसके अंदर फॉस्फोरिलेशन ना हो पाए, एटीपी सिंथेसिस एक्टिवेट ना हो पाए, एटीपी का सिंथेसिस ना हो पाए, ठीक है। यानी कि कहें कि हमारी इन द लास्ट फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन का डिसरप्शन करना, ताकि मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड लाइक कंपोजिशन बन जाए, डिसऑर्गेनाइज स्टेट बन जाए, जिसकी वजह से प्रोटोन का फ्लो ना हो पाए। प्रोटोन का फ्लो नहीं होगा, प्रोटोन लीक होने लगेंगे, तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट नहीं बनेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट नहीं बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा, और एटीपी सिंथेसिस नहीं होगा तो सेल के पास सैक्रिसिटी हो जाएगी एनर्जी की, और सेल अपनी नॉर्मल फंक्शनैलिटी को परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो अनकपलर का मेनली काम होता है डिसोसिएशन करना, किसका, इस कपलिंग का, जो इनके बीच में जो कपलिंग चल रही है ना इन पांचों कॉम्प्लेक्स के बीच में, उस कपलिंग का डिसरप्शन करना किसका काम है, अनकपलर एजेंट का, ठीक है। इनहिबिटर किसी के भी इनहिबिटर हो सकते हैं, किसी इंटरमीडिएट के इनहिबिटर हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर साइकिल के इनहिबिटर हो सकते हैं, ठीक है। अनकपलर एजेंट इन कॉम्प्लेक्स को अनकपल्ड करता है, और इनहिबिटर किसी भी इंटरमीडिएट या कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर सकता है, ठीक है। तो जब भी हम अनकपलर एजेंट के लिए जाते हैं तो दो मेजर एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और तो बहुत सारे अनकपलर एजेंट आपको मिल जाएंगे, बट आपको याद रखना है एस्पिरिन और थर्मोजेनिन, ठीक है। थर्मोजेनिन का दूसरा नाम हमारे पास UCP1 भी है। UCP1 का मतलब अनकपलिंग प्रोटीन 1। क्यों, क्योंकि ब्राउन एडिपोज टिश्यू के अंदर हमें मिलता है, ठीक है। एस्पिरिन आप सभी को पता है, इसको हम सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। सैलिसिलिक एसिड हमारे अनकपलर की तरह काम करता है। अब बात करते हैं इनहिबिटर्स की। इनहिबिटर्स की जब भी बात आएगी तो कुछ स्पेसिफिक नेम है जो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारा है रोटिनन, ठीक है। रोटिनन के साथ एग्जाम में पूछा जाता है कार्बोक्सिन के बारे में, कार्बोक्सिन के साथ पूछा जाता है एंटी मियासिन ए के बारे में, एक है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट साइनाइड के बारे में, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इनहिबिटर है जिनके बारे में एग्जाम में पूछा गया। अच्छा, कॉम्प्लेक्स 5 के अंदर भी है हमारे पास इंपॉर्टेंट ओलिगोमाइसिन,
राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट इनहिबिटर है जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ऑल्दो जो हमारे इंपॉर्टेंट है उनको मैंने यहाँ पे लिस्टेड किया है, सो आप उन्हें देख सकते हो। रोटिनन की बात करें तो रोटिनन एक ऐसा इनहिबिटर है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करता है बाय एक्टिंग ऑन कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 पर ये काम करेगा और इसे एक पेस्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है। कहाँ पर काम करता है? कॉम्प्लेक्स 1 के ऊपर। रोटिनन इंसेक्टिसाइड है, ब्लॉक करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कोएंजाइम क्यू, क्योंकि हमने कहा था कि पहले कॉम्प्लेक्स में NADH इलेक्ट्रॉन को कोएंजाइम क्यू को ट्रांसफर कर रहा है। इसी चीज को इनहिबिट करना रोटिनन का काम होता है, इसीलिए इसको एक इंसेक्टिसाइड की तरह भी यूज किया जाता है। कार्बोक्सिन की बात करें तो कार्बोक्सिन कॉम्प्लेक्स सेकंड का इनहिबिटर होता है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कार्बोक्सिन किसका इनहिबिटर है? इसका इनहिबिटर है। सक्सिनेट को फ्यूमेरेट में कन्वर्ट नहीं होने देता। ये एक फंजीसाइड है, बेसिकली एक फंजीसाइड है ये, ठीक है। फंगस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास है एंटीमियासिन ए। एंटीमियासिन ए जो कॉम्प्लेक्स 3 के ऊपर काम करता है। बेसिकली है क्या? ये एक एंटीबायोटिक है जो ब्लॉक करती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम सी। आपको पता है कॉम्प्लेक्स 3 अपने इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम सी को ट्रांसफर करता है। साइटोक्रोम सी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ना हो पाए उस चीज को ब्लॉक करता है एंटीमियासिन ए, ठीक है। एंटीबायोटिक की तरह ही यूज होता है। फिर हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड जो कॉम्प्लेक्स 4 का इनहिबिटर है। इट इनहिबिट द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो कॉम्प्लेक्स 4 जिसका नाम है हमारा बाय कंपीटिंग विद एन ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट। ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड कंपीट करता है, इसलिए वहां पर जाकर ये बाइंड करता है। फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स 5 का इनहिबिटर है ओलिगोमियासिन। ओलिगोमियासिन बेसिकली काम कैसे करेगा? ये भी एक तरीके से एंटीबायोटिक है। एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो हमारा कॉम्प्लेक्स 5 के ऊपर काम करती है, F नोड F1 पार्टिकल के ऊपर, और ये F1 सब यूनिट को इनहिबिट करती है, ATP प्रोडक्शन को इनहिबिट करती है। तो ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं इनको इरेज कर देती हूँ। उसके अलावा हमें क्या क्या याद रखनी है? देखो कॉम्प्लेक्स 1 के लिए हमें याद रखना है मेटफॉर्मिन इनहिबिट करता है कॉम्प्लेक्स 1 को। कैसे इनहिबिट करेगा? और इसमें NADH टू NAD+ रेशो हमारा इंक्रीज हो जाता है। रोटिनन NADH से कोएंजाइम क्यू को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होने देता। बाकी आप नाम याद रख सकते हो, फेनफॉर्मिन, IM156, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 के लिए हमने 3NPA, मेलोनेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलोनेट आपसे पूछा गया एग्जाम में, कार्बोक्सिन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। उसके अलावा भी आप याद कर सकते हो TTFA, ATPN A5 और बाकी हम लोग इसमें याद कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 3 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एंटीमियासिन ए। देन कॉम्प्लेक्स 4 के लिए हमने साइनाइड को याद रखना है और कार्बन मोनोऑक्साइड को याद रखना है, ओके। साइनाइड क्या करता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही ब्लॉक करता है। ओलिगोमाइसिन और जिबॉक्सिन हमें याद रखना है कॉम्प्लेक्स 5 के लिए। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर थे। हमने आज के लेसन के अंदर जो कॉम्प्लेक्सेस है उनके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्लस उनके इनहिबिटर्स को यहाँ से देखा। आई होप ये लेसन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड यू कैन सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन दैट ऑन विच टॉपिक यू वांट मी टू टीच, ओके। सो कोई भी टॉपिक जो आपको पढ़ना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।